अरे बाबा जी हैं वो, उन्होंने सिद्धियां हासिल करी हैं, वो खुद का वाईफाई खुद बना लेते हैं। इस स्कैम के सामने ना हर्षद मेहता कुछ लगेंगे, ना उसके बाद केपी लगेंगे, कोई भी कुछ नहीं लगता इनके सामने। ये जो चाणक्य सॉफ्टवेयर बना था, एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन उन्होंने बनाया था। इन्वेस्टिगेशन जोर शोर से चल रही है, लैपटॉप लिया, हथौड़ा लिया, दे धड़ाधड़ तोड़ो फोड़ो। अभिषेक भाई, अपन ने काफ़ी सारे स्कैम्स के बारे में बात की, बट एक ऐसा स्कैम हुआ है जो शेयर मार्केट के हार्ट में ही हुआ है, एनएसई में ही हुआ है। वो उसकी स्टोरी क्या है? तो हमारे देश का वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल स्कैम एनएससी में हुआ आज से कुछ साल पहले। तो चित्रा जी, हाँ, उनके नाक के नीचे हुआ है। बड़ा अजीब सा स्कैम है। तो चित्रा जी उस समय पे चेयरमैन थी यहाँ की, एंड इंटरेस्टिंगली 1992 से इनने हेल्म संभालना शुरू कर दिया था। बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, ब्रोकर्स की चहेती बन गई थी। क्योंकि आपको पता होगा कि बिफोर 1992 बीएससी वाज द ओनली प्लेस जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट करती थी। तो 1992 के बाद एनएससी जब फॉर्म में आने लग गया, तो फर्स्ट ऐसी एक्सचेंज थी जो ट्रांसपेरेंसी लाई, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लेके आई। बीएससी के साथ गलती ये हो गई कि वो काफ़ी लेट आई इस प्रोसेस पे, तो गाड़ी छूट चुकी थी तब तक। तो एनएससी बढ़िया टर्नओवर मैच कर दिया, और चित्रा जी को काफ़ी माना जाता था कि अरे यार इन्होंने तो बहुत ये सारी चीज़ें करी। बट क्या होता है कि 2015-16 के आसपास एक लेटर जाता है सेबी के पास, इससे पहले भी गया है, कि भाई साहब एनएससी के नाक के नीचे इतना बड़ा स्कैम हो रहा, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। स्कैम की शुरुआत कैसे हुई थी? तो चित्रा जी ने एक बंदे को हायर किया था, उसका नाम था आनंद सुब्रमण्यम। ओके। सो आनंद सुब्रमण्यम का हायरिंग भी बड़ा अजीब सा था। वो बंदा पहले जहाँ पे काम करता था उसकी सैलरी थी 16 लाख CTC। उस बंदे को डायरेक्ट हायर किया गया। अब आज के समय पे अगर कोई कंपनी में आप 16 लाख वाले को हायर करो, 20% हाइक दोगे, 40% दोगे, 50% दोगे, 100% दे दो। उस बंदे को हायर किया गया 1.68 करोड़ के पैकेज पे, 11 गुना ज्यादा पैकेज दे के इन्होंने किया। काफी वैल्यूबल बंदा था वो, काफी वैल्यूबल, पर किसी को पता नहीं कि भाई ऐसा क्या एक्सेप्शन है, कुछ होगा, कुछ तो करता था। धनाधन प्रमोशन हो रहा है उस बंदे का। इतना ही नहीं, उस बंदे के लिए एक्सेप्शन है भैया, तो 3 दिन ही आ ऑफिस, चलेगा। अच्छा, उसका वर्क फ्रॉम होम तभी से चल रहा था भैया, वो अहेड ऑफ टाइम था। वर्क लाइफ बैलेंस। अब क्या हो गया, जब ये बार बार जब इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ, तो पता लगा एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, को लोकेशन स्कैम। ओके। एग्जैक्टली क्या होता है आप लोगों को मैं समझाता हूँ। हमारे देश में सभी ट्रेडर्स को लगता है कि जिस भी ब्रोकर में उनका अकाउंट है उनको एकदम फ्रेश डेटा फीड मिल रहा है। वो नहीं है, आपको 15 सेकंड लेट मिल रहा है, चाहे किसी भी ब्रोकर में आप खोलते हो। आपको 15 सेकंड लेट मिल रहा है डेटा, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, 15 सेकंड पहले चीज किसी जगह पर हो चुकी है। ठीक है, अब जस्ट इमेजिन करो अगर पूरी दुनिया को 15 सेकंड लेट मिल रहा है, लेकिन किसी व्यक्ति को 15 सेकंड पहले अगर वो डेटा मिल जाए, मजा आ जाए। वो तो मार्केट चला रहा है, क्योंकि कहां पर FII बेच रहा है, बेसिकली फ्यूचर दिख रहा है उसको, फ्यूचर दिख रहा है, और उसको खुद नहीं देखना, मशीन्स देख रहे हैं, एल्गोस देख रहे हैं, वो तो सेट कर देगा। बिल्कुल। तो यही चीज हो रही थी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू जिसका नाम था चाणक्य। चाणक्य बहुत बढ़िया विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन शक्तियों का गलत इस्तेमाल। हाँ, वो माँ मेरे शक्तियों का गलत उपयोग किया जा रहा, वही चीज यहाँ पर हो रही थी। सो कोलोकेशन क्या होता है, एक तरीके से पहले एक जनरल समझा देते हैं आपके व्यूअर्स को। तो एक हो गया सर्वर हो गया। अब मान लो जैसे घर पे क्या होता है, कभी इलेक्ट्रिसिटी चले गई तो हम बैकअप पे आ जाते हैं, जनरेटर इन्वर्टर पे आ जाते हैं। तो वैसे ही एक कोलोकेशन एक सर्वर का बैकअप रहता है कि भैया कभी इसमें कुछ बहुत ज्यादा लोड आ गया, कुछ आ गया, तब हम इधर शिफ्ट करते हैं, जो 15 सेकंड फास्ट चलता है। फास्ट चलता है क्योंकि उस पर लोड भी कम है, और वो वैसा रहेगा। लेकिन कुछ ब्रोकर्स को अनड्यू एडवांटेज देके उस कोलोकेशन सर्वर का एक्सेस दे दिया जा रहा था, और ये सीधे उनके नाक के नीचे हो रहा था, चित्रा मैडम के नाक के नीचे। आप लोगों को बता दूं, चित्रा मैडम को बड़ी बड़ी मैगजीन, फोर्ब्स की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल विमेन का अवार्ड मिल चुका था, फॉर्च्यून के सबसे बढ़िया मेन विमेन का अवार्ड मिल, मेन तो नहीं विमेन का अवार्ड मिल गया था। सारी चीज़ों का उनको तगड़ा वाला अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, तो सब रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ये बात आ रही है, तो इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई, और जोर शोर से इन्वेस्टिगेशन चालू हुई है कि भैया हजारों करोड़ों, मतलब आप समझ रहे हो, मतलब बहुत स्केल आप सोच भी नहीं सकते हो। हर्षद मेहता, इस स्कैम के सामने ना हर्षद मेहता कुछ लगेंगे, ना उसके बाद केपी लगेंगे, कोई भी कुछ नहीं लगता इनके सामने, जो ये बड़ा स्कैम हो रहा था। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि इस समय पे जो घोटाला हुआ था, इस समय पे भी एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन इन्वॉल्व थे। ये जो चाणक्य सॉफ्टवेयर बना था, वो उन्हीं के फैमिली मेंबर ब्लड रिलेशन में कुछ आते हैं, उन्होंने बनाया था। वो पॉलिटिशियन कौन है आप कमेंट में गेस करोगे? शायद फाइनेंस
डिपार्टमेंट से इनका कुछ एक समय पे लेना देना था, इतना भी हिंट दे दिया है। तो वो अच्छा बाय द वे इस पे मैं आऊँगा, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग ये चीज़ देखी है। मैं लोगों के लिए फूड ऑफ थॉट देके जाता हूँ, मतलब आप जो सोचते नहीं वो मार्केट में होता है और हम लोग वही बताने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ नोटिस करना कि जितने भी बहुत अजीब बड़े डिसीजंस होते हैं, वॉर रिलेटेड डिसीजंस होते हैं, पॉलिसी रिलेटेड डिसीजन होते हैं, वो फ्राइडे मार्केट आवर्स के बाद आते हैं। नोटिस करा है? लेकिन जब भी किसी चीज में ताला लगाना रहता है, माइंड बना ही लिया है, तो वो वीकडे पे आता है। हाल फिलहाल में एक कंपनी का KYC का बड़ा इशू चल रहा था, बहुत लोगों का चहेता था, एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट IPOs कहा जाता था उसको, जो मतलब दुनिया में किसी का भी कोई भी IPO नहीं लगा होगा ना, ये IPO सबका लगा था। और क्या हुआ था वहां पे? माल चिपकाया गया था। लेकिन इस पे सारे RBI की चीजें वीक डेज पे आ रही थी, अगर आप नोटिस करो। फॉरेक्स की भी काफी सारी चीजें वीक डेज पे आती हैं। कभी थोड़ा दिमाग लगाना, जिस चीज को समय देना है वो सारी नोटिसेस फ्राइडेज को आती हैं आराम से। लेकिन जिस चीज को समय नहीं देना कि भैया डिसाइड कर लिया है पीछे से, ये मैं हिंट दे रहा हूं कि जब भी आपको किसी कंपनी रिलेटेड या सेक्टर रिलेटेड वीकडे पे खबर मिले तो आप समझ लो ऊपर वालों ने कमर कस ली है। बहुत बड़ा हिंट दिया है मैंने, ये टेक्निकल फंडामेंटल के ऊपर है। तो आप उस चीज से उस समय के लिए तो दूर हो जाओ, बाद में देखा जाएगा एक आध साल बाद, उस समय पे दूर हो जाओ। वीकेंड पे दिया है तो जर्क रिएक्शन तो आना है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो शॉर्ट टर्म है। ये एक हिंट है। आ जाते हैं वापस इस चीज पे। अपना कोशिश रहता है कि जितना हो सके बीच बीच में ऐसी चीजें वैल्यू दे दीजिए। तो चित्रा मैडम से अब इन्वेस्टिगेशन में सवाल पूछने लग गए। अब नया रेवलेशन आया, बोले भाई आपने आनंद सुब्रमण्यम को इतनी सैलरी क्यों दी, इतनी छूट क्यों दी, ये सारी चीजें क्यों हो रही है, ये आपके नाक के नीचे हो रही है। बोले हिमालय में मेरे एक बाबा जी बैठे जिनसे मैं 20 साल पहले मिली हूँ, वो मुझे मेल्स पे बताते हैं, आउटलुक पे उनका मेल ID है, वो मुझे मेल्स पे बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, उसी के कारण तो NSE ग्रो हुआ है। इन्वेस्टिगेटर बोले भाई यही गजब चल रहा है, हिमालय पे बाबा जी बैठे हुए हैं और बाबा जी इधर बाबा जी की बूटी दे रहे हैं। वो बोले अच्छा बाबा जी मेल कैसे कर रहे हैं, हिमालय पे बैठे हुए, वहां कौन सा नेटवर्क लगा हुआ है? फोन लगा के पूछा कि भैया जियो का लगा है? नहीं लगा है। बोले और एयरटेल? बोले नहीं लगा है। बोले क्या खुद का? तो बोले अरे बाबा जी हैं वो, उन्होंने सिद्धियां हासिल करी है, वो खुद का वाईफाई खुद बना लेते हैं अपनी शक्तियों से, और फिर अपनी शक्तियों से मेल भेज रहे हैं। ये लोग पागल हो रहे। बोले भैया NSE की चेयरमैन थी यार एक टाइम पे, अभी भी है, और NSE की चेयरमैन इतनी खतरनाक। बोले बाबा जी कहाँ मिले, आप जगह बताओ हम जाके ढूंढे। बोले वो तो 20 साल पहले हिमालय में मिल गए थे, अभी मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। सस्पेक्ट किया जा रहा था कि ये बाबा जी और कोई नहीं थे, ये बाबा जी का ठुल्लू आनंद सुब्रमण्यम जी ही दे रहे थे, तभी सारे प्रिविलेजेस मिले, ऐसा सस्पेक्ट किया जा रहा था। जब इन्वेस्टिगेशन जोर शोर से चल रहा था, सुब्रमण्यम भाई साहब को समझ में आ गया भैया नंबर अपना भी आ सकता है। लैपटॉप लिया, हथौड़ा लिया, दे धड़ाधड़ तोड़ो फोड़ो, ताकि कोई कुछ रिट्राइव ही ना कर सके वहां से। इन्वेस्टिगेशन जोर शोर से चल रही है, लैपटॉप तोड़ दिया, सारे मेल के ट्रेसेस गायब करे, फिर भी कुछ IP एड्रेस, मतलब लोगों ने ना बड़े हल्के में लेके रखा हुआ है, ये रेगुलेटर्स RBI और इनको हल्के में लेके रखा हुआ, भैया बहुत एक्सपर्ट है। तो इन लोगों ने तोड़ फोड़ करके सारी चीजें वहां से निकाल ली। एट द एंड एग्जैक्टली वो मेल कहाँ से एक्सचेंज हुए, क्योंकि उसमें बहुत प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक हो रही थी। बाबा जी को सब फाइनेंशियल्स, ये बहुत इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए तो बहुत काफी फाइनेंशियल्स बताया जा रहा है, और ये सब प्री IPO किया जा रहा था, इसके कारण डेंट भी पड़ा था कि कब किधर क्या हो रहा है, ये वो सारी चीज़, तो बहुत डैमेज हुआ था। फिर बाद में इनको निकाला गया, कुछ ज़्यादा मिला नहीं तो भी 3 करोड़ के पेनल्टी, बिकॉज आपने बहुत लेथर्जिक काम किया और आपके नाक के नीचे हो रहा है। और वो बाबा जी के वाले तो आप कहानी अलग सुना रहे हो, तो ये वाली चीज़ नहीं है। वो बता दें कि बाबा जी ने मेरे को साउथ इंडियन में एक भजन सुनने बोला है, मैं रोज़ वो सुनती हूँ, इससे NSE का काम बढ़ रहा है। मतलब आप लोग बताओ कमेंट में अगर ऐसा कुछ होता होगा कर रहा है। हाँ, तो ये बहुत खतरनाक चल रहा था। तो इस हिसाब से NSE का कोलोकेशन का बहुत बड़ा कांड हुआ था, जिसपे कि फाइनली मतलब इन्वेस्टिगेशन हुआ, पकड़ा गया। फिर नए चेयरमैन आए, नए चेयरमैन ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करी। पब्लिक में स्टेटमेंट दिए गए कि एक इंडिविजुअल डिफाइन नहीं करेगा कंपनी कैसी है, IPO लाना है, तो उस चक्कर में तो वो सारी चीज़ें करी गई। और एक्सचेंज का सबसे बड़ा कांड यही था। बाबा जी कौन है अभी तक नहीं पता। बाबा जी पता नहीं कौन है, आप लोगों को पता है तो कमेंट्स में बता दो। अच्छा, एक अपन ने अभी बात की थी वॉरेन बफेट की, उनके एक प्रिय मित्र है। हाँ, नाम बोल देते हैं। उनके तो शायद नहीं आएंगे, अब कह नहीं सकते। हाँ चलो, खिड़कियां बनाई हैं। खिड़कियां बनाई आपके कंप्यूटर के अंदर खिड़की है। खिड़की है, कंप्यूटर में खिड़की है और वैसे दरवाजा। अच्छा चलो एक और हिंट दे देते हैं।
ये हिंट तो जैसे कोई पहचान ही नहीं पहचान ही नहीं पाएगा। बोलो और एक हिंट बताते हैं। फिर मैं भी हिंट दूंगा। हाँ, हमारे नागपुर के एक चाय वाले को वो मिले रंगीन बाल वाला जो कौवा है ना, उसको मिले। भाई कसम से इनसे मैं बताता हूँ, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ द टॉपिक आया, हमारे देश में सच में हम सबको बाबा जी का ठुल्लू मिल रहा है। हमको बचपन से बताया जाता है कि भैया 10वीं पढ़ ले फिर कुछ नहीं पढ़ना, 12वीं पढ़ ले फिर कुछ नहीं पढ़ना, ग्रेजुएशन कर ले फिर कुछ नहीं करना, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले फिर क्यों, ताकि जाके तू बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गूगल, अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट में काम करेगा, वरना चाय का ठेला लगाना पड़ेगा। बट एट द एंड मिलता वही है माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सारे लोगों से जो चाय का ठेला लगा रहा है। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब आपके डिग्री पे क्या कर दिया वो आप समझ जाओ। अच्छा, उनकी भी एक कहानी है, काफी इंडिया में आजकल आ रहे हैं, उनकी भी एक कहानी है, उसको जरा डिस्कस कर ले। उनकी तो बहुत कहानी है, एक कहानी डिस्कस करते हैं, बाकी अपन फिर बिकॉज ये पॉडकास्ट अच्छा खासा हो गया तो फोर्थ पार्ट में रखेंगे जितने जल्दी अपना टारगेट हो गया। जानना है डिटेल में तो कमेंट करना। हाँ, वो कमेंट कर दो। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग इनका एंगल बताते हैं। मैं तो नाम ले लेता हूँ यार, चलो मैं सोच रहा हूँ इनका, हाँ नाम ले लेते हैं, चलो हिंदी में बोल रहे तो उनको शायद समझ में ना। हाँ चलिए, है ना। तो बिल गेट्स की बात कर रहे हैं। किसी को नहीं समझा था। किसी को भी नहीं पता चला था। चलो एक तो हम नहीं बता दिया। देखो नाम हम बताते हैं। हाँ। तो बिल गेट्स को बहुत बड़ा फिलैंथ्रोपी के लिए बोला जाता है, बहुत बढ़िया यार। अगेन सेइंग कि हम लोगों ने आज जितने भी नाम नहीं लिए और लिए, हम तीनों उनके सामने कुछ नहीं है भैया, हम गरीब इंसान हैं। तो बहुत इज्जत करते हैं, सब करते हैं। वो फ्लो में कुछ बोल देते हैं, दैट्स इट। तो भूल चूक माफ। हाँ, वो छोटे मोटे देखो इंसान से तो गलती होगी, है ना, भगवान थोड़ी है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो बिल गेट्स बहुत फिलैंथ्रोपी का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं, बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा करते हैं। और हम सब बोलते हैं यार मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, बहुत बढ़िया चीज़ है, अच्छी बात है, करना चाहिए यार, क्यों नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन कभी सोचा है इसकी नींव कैसे रखी गई थी? तो आज से 20 साल पहले सारे कोर्ट्स, सारी पब्लिक पीछे पड़ गई थी माइक्रोसॉफ्ट के। क्यों? क्योंकि ये मोनोपोली जमा रही थी। और इतिहास गवाह है कि जब भी कोई कंपनी मोनोपोली जमाने की कोशिश करती है तो पॉलिटिशियंस उसके पीछे पड़ जाते हैं। इमेज भी बहुत खराब हो गई थी। तो आप इसको ऐसे समझो, अगर कोई बड़ा आदमी है ना, उसको कोई मतलब नहीं क्या कौन ट्रोल कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है सोशल में, उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसको मतलब किस चीज से होता है कि अगर उसका कोई प्रोडक्ट और सर्विस है जो उसको ग्लोबली सप्लाई करना है। अब अगर देखो पब्लिक से कोई घंटा उनको फर्क नहीं पड़ता। आज आप किसी को भी ट्रोल करते हो, किसी भी सेलिब्रिटी, किसी भी इन्फ्लुएंसर को, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कैसे पड़ेगा कि अगर बहुत सारे लोग बात करेंगे और अगर इलेक्शंस आते हैं उसके आसपास, कोई पॉलिटिकल लीडर अगर उसको बना ले अपना एजेंडा, क्योंकि उसको पब्लिक के सामने सबसे अच्छा बनना है, पब्लिक को खुश करना है, तो वो अपने माइंड में एजेंडा बना देगा, इस बंदे को मैं गिरा के पब्लिक की नजरों में ऊपर आ जाऊंगा, इलेक्शन जीत जाऊंगा। क्योंकि लोगों को गिरा के खुद ऊपर आना तो आसान है। एग्जैक्टली। और इसी चीज का डर रहता है बड़े बिलियनर्स को कि भाई एक कोई ब्यूरोक्रेट आएगा, और ये हुआ है पास्ट में बहुत बार। आप रॉकफेलर्स के टाइम पे देख लो, हम थोड़ी बहुत उसकी बात भी पार्ट 4 में कर लेंगे। रॉकफेलर्स के टाइम पे क्या हुआ था, उनने मोनोपोली बना दी थी, उनकी ग्रोथ देख के बहुत लोग डर गए थे। हाँ, वो आ गए और वो पीछे पड़ गए और तोड़ने पे लग गए उस समय के पॉलिटिशियन, और तोड़ना ही पड़ा, मल्टीपल कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो बिल गेट्स के साथ यही चीज हो रही थी। तो बिल गेट्स ने फाइनली, उनकी टीम ने बोला कि भैया पीआर बहुत गंदा हो रहा है, और पीआर गंदा हो रहा है तो उसके लिए सबसे बढ़िया काम होता है कि आप बन जाओ, इट इज बेटर टू बी बीइंग ह्यूमन। वो ह्यूमन बन जाओ, मतलब और कुछ मतलब नहीं है इसका। तो आप ह्यूमन बन जाओ, जब भी पीआर गलत हो, इंसानियत हो, बीइंग ह्यूमन बन जाओ। अगर मान लो हिरणों को परेशानी हो रही है तो बीइंग ह्यूमन बन जाओ, ऐसा। कार वगैरह गलत जगह हो गई, इंसानियत, तो वो बीइंग ह्यूमन बन गए। तो ह्यूमन बनने के लिए सबसे बढ़िया चैरिटी। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये तो कितनी बढ़िया चीज़ है, पर कभी किसी ने सोचा है कि मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सबसे ज़्यादा काम इंडिया में भी बहुत होता है, बाय द वे बता दूं, जहां जहां मेलिंडा गेट्स सबसे ज़्यादा अपने फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी कर रही है, वहीं पर उनकी कंपनी के नए प्रोजेक्ट्स और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स उन्हीं इमर्जिंग नेशंस में लगते हैं। एक तरीके से वहां की जनता और वहां के पॉलिटिशियंस को खुश रखने के लिए ये वहां पर पहली चीज इन्वेस्टिंग करते हैं। और ये चीज है। दूसरी चीज है, एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पब्लिक को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लो अंकित भाई और सृजन भाई एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, मान लो, और आप लोग गेस करोगे कमेंट में इनमें लड़की कौन होगा, या आपके ऊपर है, ठीक है।
दोनों ने शादी कर ली और दोनों है बिलियनर। आप लोगों के साथ सेम सिचुएशन हो गई, या पीआर के लिए आपने डिसाइड किया, एजी सुनते हो, दोनों में से जो भी बोल रहा है कि अपन फिलैंथ्रोपी चालू कर देते हैं क्योंकि इससे बढ़िया पीआर होता है। आप लोगों ने चालू कर दिया। अब एक बात बताओ, मान लो इन दोनों के 3 बच्चे होते हैं, ठीक है? अरे मान लो यार 3 बच्चे हो गए, ठीक है, हो सकता है, आज के जमाने में कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों के 3 बच्चे हो गए। अब तीनों बच्चों को बड़े हो गए। अब इमेजिन करो, आप लोग तो फिलैंथ्रोपी कर रहे हो, ठीक है, आपकी इमेज बढ़िया बनी हुई है, सब कुछ बना है। इन तीनों बच्चों को आपने सीईओ या मैनेजर या वाइस प्रेसिडेंट या कोई सीक्रेट पोस्ट इसी फिलैंथ्रोपिक चीज में दे के रखी है। अब सैलरी तो कुछ भी हो सकती है ना भैया, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो मान लो आपके पहले बेटी को 50 करोड़ की सैलरी है, दूसरे बेटे को 80 करोड़ की सैलरी है, तीसरे बेटे को 100 करोड़ की सैलरी है। पब्लिक के सामने आप दोनों तो चैरिटेबल हो, बिल्कुल, कि हम अपने ट्रस्ट में इतना ट्रस्ट में दे रहे हैं, अंदर ही अंदर आपके बच्चे, घर का पैसा घर पे ही रह रहा ना। पहली चीज ये हो गई, इमेज आपकी अच्छी जा रही है बाहर। तीसरी चीज है, आप उन जगहों पे जहां जहां आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, वहां की जनता का हमको ख्याल रखना है। तो आप क्या करोगे? पहला पीआर हमको दिखाना है हम ग्राउंडेड है और किसी में पक्षपात नहीं करते। तो आप किसी चाय वाले के साथ कोलैबोरेशन कर लोगे, बिकॉज आप समझ नहीं रहे, सामने वाले को लग रहा है कि भैया डिग्री वाला गेम है। नहीं, कि भैया ये ग्राउंडेड इंसान के साथ भी है, और उस इंसान से, क्योंकि आपके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट एनालिटिकल टीम है, कि भैया ऐसा कुछ करो कि ऐसा कुछ फटे कि पूरी दुनिया इसके बारे में चर्चा करे। फ्री का पीआर हो रहा है, और इसको जमीन से उठा के ऊपर बना दिया, हर जगह पीआर होने लग गया। आप बड़ी बड़ी शादियों में जाओगे अब, कि भैया हमारे एक दोस्त हैं जो हर बार घड़ियां दिखाते रहते हैं, उनकी शादी में हम, सॉरी प्री वेडिंग में हम जा रहे हैं, ये आप दोनों कर रहे हो, अपने बच्चों को भी सैलरी मिल रही है। एक तरीके से क्या हो रहा है, आपका पीआर हो रहा है, बिकॉज आपको उस देश में इन्वेस्ट करना है और आपके बहुत ज़्यादा उधर से निकालोगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या उस पर्टिकुलर देश में। तो आप वहाँ से, आपको पता है एट द एंड 5-6 साल का, 1 साल का प्लान नहीं है, 6-7 साल में आपको पैसा निकाल के जाना है। ये हो गया। तीसरी चीज़ आप क्या करोगे, आपके लीगल वाले आके बोलेंगे कि यार अंकित जी और सृजन जी, बाकी सब ठीक है, आपने बहुत पैसा बनाया, लेकिन हमारे देश में पसंद नहीं आता है कि बहुत ज़्यादा पैसा दिखावा किया जाए। तो आप क्या करोगे? ठीक है, मैं बोर्ड से स्टेप डाउन कर लेता हूँ, शेयर्स तो मेरे पास हैं, मेजर डिसीजन मेरे को ही चलाने, लेकिन सामने किसी को हमेशा एक राइट हैंड रखना पड़ता है। हमने हमारे देश की भी बात करी, सामने बिठा दो, क्या जा रहा है, तो बोलने के लिए है, अपने जेब में ही है। तो ये चीज़ भी कर दी। तो ये वाला गेम विदेश में सबसे ज़्यादा खेला जाता है। और एक चीज़ है, टैक्स सिस्टम का भी बड़ा गेम है। अब जो ट्रस्ट और ये सब बनाया जाता है, उसमें आप बाहर के हिसाब से 25 से 30% टैक्स बचा ले। तो बोले 25-30% क्यों बचाने? भाई साहब हम बात कर रहे हैं 6 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, 20 लाख करोड़। तो अब आप दोनों को अगर आपके 20 लाख करोड़ बचाने हैं, तो भैया क्या फर्ज बनता है, आप चैरिटी बनाओ, आप ये बनाओ। और बहुत स्मार्टली खेला जाता है। आप देखो जितने भी बिलियनर्स हैं बाहर के सबसे बड़े बड़े, ये लोग जब चैरिटी करते हैं तो ये अपनी फाउंडेशन के लिए प्लेज करते हैं। और अगर कोई इनका दोस्त है जिसका खुद का फाउंडेशन नहीं है, तो वो दोस्त, भाई तू इधर कर ले यार, मैं करवा दूंगा। और ये प्लेजिंग ऐसी होती है पीआर के लिए, आई विल डोनेट 3/4 ऑफ माई वेल्थ व्हेन आई डाई, 99% ऑफ माई वेल्थ विच आर इन फॉर्म ऑफ शेयर्स व्हेन आई डाई। अभी नहीं कर रहे, लेकिन माहौल 50,000 करोड़ कर दिया, 50,000 करोड़ कर दिया। मैं लेजिट कह रहा हूं, अगर चैरिटी की बात की जाए तो उस हिसाब से हमारे देश के अजीम प्रेम जी विदाउट एनी बायस इज मच बेटर, क्योंकि वो करोड़ों की संपत्ति डोनेट करते हैं। और इस पे तो और टॉपिक हो सकता है, लेकिन आई थिंक काफी हमने बड़ा चर्चा कर दिया है। तो 4th पार्ट के लिए अब देखते हैं कैसा लोगों का रहता है। तो हम बस जाते जाते ये बता देता हूँ कि जिस फाउंडेशन के बारे में हमने बात की है, काफ़ी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो नई दवाइयाँ बनती है, और ये बहुत सैड ट्रूथ है, काफ़ी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी की जो दवाइयाँ बनती है, उनकी टेस्टिंग करने के लिए ये फाउंडेशन अफ्रीका में उनको भेजता है, और वहाँ से जो रिजल्ट आते हैं उनसे उन दवाइयों का आगे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, नहीं एंड करना है। तो ये दवाइयों वाली एक आखिरी बात बता देता हूँ। कोविड पैंडेमिक आया हुआ है, बिल गेट्स स्क्रीन पे आके कहते हैं कि गाइस वैक्सीन ले लो, वैक्सीन ले लो, वैक्सीन ले लो। जाके बिल गेट्स का पोर्टफोलियो देखो, उस समय पे उनका सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे था, कौन सी फार्मा कंपनीज में था, यू विल गेट दैट।